हम्म। तो देखो बच्चों, हम लोग डाइपोल मोमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग डाइपोल मोमेंट की यूनिट देखने जा रहे हैं। हम लोग डाइपोल मोमेंट की पहले एम के एस यूनिट देखेंगे। एम के एस यूनिट में बेटा चार्ज, चार्ज को हम लोग क्या लेते हैं, कूलॉम में लेते हैं, समझे। तो चार्ज हो गया कूलॉम, कूलॉम, ठीक है। और बेटा चार्ज हो गया, और डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं मीटर, मीटर। तो अगर इसकी एमकेएस यूनिट के बारे में बात करेंगे तो कूलाम इंटू मीटर। मगर हमें एमकेएस यूनिट नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए सीजीएस यूनिट, समझे। तो सर इसमें क्या करेंगे बेटा, देखो ए एमकेएस यूनिट में एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये नहीं चाहिए, हमें सीजीएस में चाहिए। सीजीएस में एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ई एस यू। यहाँ ई एस यू का मतलब होता है, ई एस यू का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट। ये लीजिए, ई एस यू का मतलब है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, ठीक है। ये याद रखेगा। डिस्टेंस को फिर कैसे लेंगे, डिस्टेंस को यहाँ हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं। और ध्यान रखिएगा 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ से अब आपकी सी जी एस यूनिट आ जाएगी, डाइपोल मोमेंट की सी जी एस यूनिट। ई एस यू, चार्ज को आप ई एस यू में रखेंगे और डिस्टेंस को सेंटीमीटर में रखेंगे, तो ई एस यू सेंटीमीटर में आएगी। मगर कभी कभी आंसर आपको डीबाई में दे दिया जाएगा, डीबाई में। तो इसके लिए भी कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। 1 डीबाई इक्वल्स टू 10⁻⁻18 ई एस यू सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा। 1 डीबाई इक्वल्स टू 10⁻⁻18 ई एस यू सेंटीमीटर, ये वैल्यू याद रखेंगे। अब हम लोग एक दो डाइपोल मोमेंट बेटा ऐसे ही क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं कि अगर ऐसा आपको दे दिया जाए, सुनिए ध्यान से। तो बोल रहे हैं यहाँ पे, मान लीजिए लेट हमारे पास HCl मॉलिक्यूल है, HCl है। यहाँ कह रहे हैं इसकी बॉन्ड लेंथ, मान लिया है बॉन्ड लेंथ है 1 एंगस्ट्रॉम। अब पूछ रहे हैं फाइंड डाइपोल मोमेंट इफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज 100% आयनिक। कह रहे हैं डाइपोल मोमेंट इसका निकालना है अगर मॉलिक्यूल 100% आयनिक है, ठीक है। बेटा सुनो, यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड लेंथ दे दी है, बॉन्ड लेंथ दे दी है। बॉन्ड लेंथ कितनी दे दी है इन्होंने, सॉल्व कर रहे हैं इसको। बॉन्ड लेंथ दी है 1 एंगस्ट्रॉम, तो ये कितने सेंटीमीटर हो गई, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। मतलब आपको इन्होंने डी दे दिया है, डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए डी दे दिया है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, क्यू चाहिए। और मगर इन्होंने क्यू नहीं सीधे नहीं दिया है, मगर इन्होंने एक इंफॉर्मेशन दी है कि मॉलिक्यूल कितना परसेंट आयनिक है, 100% आयनिक है। तो जब भी ये बोले कि मॉलिक्यूल 100% आयनिक है, ठीक हो भैया सब लोग, होश में होना, नशा तो नहीं आ रहा है ना, कभी कभी पढ़ते पढ़ते हो गया है टाइम नशे का, समझे। तो बेटा होश में रहना सब लोग। चलो आओ बेटा, तुम ठीक हो, पीछे वाला बच्चा, हाँ सुनिए ध्यान से। नहीं जगाते रहते हैं, बीच बीच में आ रहा है टाइम एकदम, बच्चा सन्नाटा मार देता है धीरे से। चलिए बेटा श्रेया तुम ठीक हो, आज सारा ठीक है तुम्हारा। धीरे धीरे आदत पड़ती है सर सुबह से उठने की। हाँ, तो बच्चों आओ देखो, सुनो ध्यान से। तो बेटा यहाँ डी मालूम है, अगर हमें क्यू और पता चल जाए तो क्यू के लिए उन्होंने दिया हुआ है कि इसका जो चार्ज है, चार्ज इसका हाँ 100% आयनिक दे दिया है। जब भी 100% आयनिक बोल दें तो आप अपनी ओर से चार्ज को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ई एस यू, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप निकालेंगे डाइपोल मोमेंट। तो ये है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इंटू कर दीजिए 10⁻⁻8, तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻18 ई एस यू सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बताया 1 डी इक्वल्स टू 10⁻⁻18 ई एस यू सेंटीमीटर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4.8 डी आंसर आ जाएगा। ये देखिए, एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा बोल रहे हैं अगर सेम क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इसी में
क्या होगा डाइपोल मोमेंट अगर मॉलिक्यूल है 25% आयनिक? तो फाइंड डाइपोल मोमेंट इफ मॉलिक्यूल इज 25% आयनिक। बोल रहे डाइपोल मोमेंट क्या होगा अगर मॉलिक्यूल 25% आयनिक है। तो सुनो बेटा, इसको दो तरह से कर सकते हो। एक तो आपने ये क्वेश्चन कर लिया है, ऐसे कर सकते हो, ये 100% आयनिक में डाइपोल मोमेंट इतना आ रहा था तो 25% आयनिक में कितना आएगा। या तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप, ऐसे पहले चार्ज निकाल लो। 100% आयनिक था तो चार्ज कितना था, वो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU था। तो 25% आयनिक में चार्ज कितना होगा, तो आप चार्ज निकाल के भी कर सकते हो। मैं सीधे पहले चार्ज निकाल के कर रहा हूँ। चार्ज निकाल के करने से ये होगा कि आपने 100% आयनिक का अगर डाइपोल मोमेंट नहीं भी निकाला है तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, समझे। तो मान लीजिए, तो यहां पर क्योंकि 100% आयनिक में 100% आयनिक में चार्ज था 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। तो 25% आयनिक में 25% 4.8 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन 100 इंटू 25 डिवाइड कर दीजिए, तो ये 1.2 इंटू 10⁻⁻10 ESU आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्यू पता चल गया आपको फाइनल, डी पहले से ही इन अबव क्वेश्चन, ऊपर ही क्वेश्चन कब बोल रहे हैं, तो यानी कि डी वही होगा जो पहले आपने लिया था 1 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे डी आ जाएगा 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, समझे। तो डाइपोल मोमेंट होता है क्यू इंटू डी, 1.2 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 10⁻⁻8। तो ये हो जाएगा 4.2 डी वाई आंसर आ जाएगा। तो अगर आपसे जैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए अब आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा देखिए, एक तो ये डाइपोल मोमेंट बता दिया कि ऐसे अगर आ जाएगा क्वेश्चन तो कैसे हम लोग डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। फिर पोलर नॉन पोलर के लिए हम लोगों को देखना पड़ता है ना रिजल्टेंट या वेक्टर देखना पड़ेगा, टोटल कितना वेक्टर रिजल्टेंट आ रहा है। ध्यान रखिएगा, सुनिए ध्यान से कि अगर ये देखिए, ये दो वेक्टर हैं आपके बीच पास, ये इनके बीच का ये रिजल्टेंट वेक्टर है और ये इनके बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। रूल याद कर लीजिए कि अगर ये दोनों के बीच का जो एंगल है ये थीटा है, तो इफ थीटा इंक्रीजेस, ये दो वेक्टर के बीच का जो एंगल थीटा है अगर ये बढ़ेगा तो रिजल्टेंट घटेगा, और रिजल्टेंट अगर घटेगा तो डाइपोल मोमेंट भी घटेगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। और कह रहे हैं अगर इफ थीटा डिक्रीजेस तो रिजल्टेंट इंक्रीज होगा, रिजल्टेंट इंक्रीज होगा तो डाइपोल मोमेंट जो है इंक्रीज होगा। कह रहे हैं अगर रिजल्टेंट आ जाएगा जीरो तो डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, मॉलिक्यूल होगा पोलर। जब तक रिजल्टेंट आ रहा मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर, नॉन पोलर, और यहां पे मॉलिक्यूल रहेगा, यहां मॉलिक्यूल रहेगा पोलर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब तक वेक्टर रिजल्टेंट आ रहा है मॉलिक्यूल पोलर है, वेक्टर रिजल्टेंट जीरो, डाइपोल मोमेंट जीरो, मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे सुनो ध्यान से, ये पहला अब हम लोग देख रहे थे डिफरेंट डिफरेंट जो शेप होते हैं उसमें कैसा आएगा। तो शेप आप पहले से ही निकाल चुके हैं, तो आप जैसे शेप निकाल लेंगे और उसमें पता चल जाएगा कब कब पोलर आएगा कब कब नॉन पोलर आएगा। देखो जैसे पहला केस है, मान लीजिए नंबर 1, हमने शेप लिया है लीनियर। तो पहले तो ये जान लो लीनियर कब कब आपके पास आया था। एक तो जब 2 सिग्मा बॉन्ड थे तब लीनियर आया था, दूसरा जब 2 सिग्मा 3 लोन पेयर थे तब भी आपके पास लीनियर आया था, याद आया। सुनिए ध्यान से, अब ये कह रहे हैं लीनियर, जैसे एक एग्जांपल में मैंने यहाँ ले लिया CO2, ये देखिए CO2 बना रहा हूँ मैं, CO2 लीनियर है। बताया था बेटा यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके वैलेंस शेल में, एक सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये पाई, 4 - 4
तो बचे 0, यहाँ पे आ जाएगा 2 सिग्मा, 2 सिग्मा में शेप हो जाएगा लीनियर। ठीक है, अब बेटा इसमें मैंने आपको रूल बताया था, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी ओर हम लोग वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक वेक्टर ऐसे आएगा और एक वेक्टर ऐसे आएगा, दो इक्वल वेक्टर। ये रूल होता है, जब दो इक्वल वेक्टर 180 डिग्री के एंगल पे आते हैं तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या होगा 0, तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 0 और मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर। तो यहाँ मॉलिक्यूल हमें मिलेगा नॉन पोलर। इसी लीनियर में सोचिए, ध्यान से देखिए, बस देखते रहिएगा, इसी लीनियर में मैंने लिख दिया SCO, SCO। ठीक है बेटा, यहाँ पे फिर से देखो 2 सिग्मा है, शेप लीनियर आ जाएगा, 2 सिग्मा पे शेप लीनियर आ जाएगा। ठीक है, मगर अब की एक सल्फर और एक ऑक्सीजन है, क्या आप जानते हैं? ये देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, एक ही ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। सेम ग्रुप में अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो ये सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सल्फर का छोटा वेक्टर मिलेगा और ऑक्सीजन का बड़ा वेक्टर मिलेगा। तो अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर 0 नहीं होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट भी 0 नहीं होगा, और अब ये होगा पोलर। ठीक, अब इतनी मेहनत मगर हमें बार बार नहीं करने की जरूरत है। देखो ध्यान से, कह रहे हैं जब जब लीनियर आइटम आएगा, लीनियर मॉलिक्यूल आ रहा है, ठीक है, तब तब आप दोनों किनारे देख लीजिए, दोनों टर्मिनल देख लीजिए। अगर दोनों टर्मिनल पे सेम एटम जुड़ा है तो सीधे आंसर नॉन पोलर आ जाएगा, और टर्मिनल पे अगर डिफरेंट एटम जुड़ा है तो हमेशा पोलर आएगा। तो आप क्यों बार बार चेक करोगे? इसलिए इसके बेसिस पे मैं आपको सीधे रूल बता रहा हूं। तो रूल नंबर 1, जब जब लीनियर आएगा, लीनियर, लीनियर में दो बातें, बोथ टर्मिनल, टर्मिनल एटम, दोनों टर्मिनल एटम अगर सेम होंगे, ध्यान रखिएगा, तो हमेशा आंसर आ जाएगा नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और बी, बोथ बोथ टर्मिनल, टर्मिनल एटम डिफरेंट, डिफरेंट, तो आंसर आ जाएगा पोलर, डाइपोल मोमेंट नॉट 0। ये तो पहला केस हो गया। 2 सिग्मा बताया, 2 सिग्मा कब मतलब लीनियर, लीनियर कब कब मिलेगा? जब आपका 2 सिग्मा होगा या 2 सिग्मा 3 लोन पेयर, ये दोनों सॉल्व हो गए अपने। अब सर दूसरा देखिएगा, मैं सेकंड शेप ले रहा हूं, प्लेनर ट्राइएंगुलर, प्लेनर ट्राइएंगुलर। ठीक है, प्लेनर ट्राइएंगुलर कब मिलता है? जब 3 सिग्मा बॉन्ड 120 डिग्री के एंगल पे आते हैं। तो बेटा देखो, फिर से मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है इसमें, AlCl3, 3 सिग्मा है, प्लेनर ट्राइएंगुलर बनाना है हम लोगों को। ये देखिए बेटा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये देखिए, ये बॉन्ड एंगल है, ये 120 डिग्री आ जाएगा। तो ये देखिए, एक ये वेक्टर, एक ये वेक्टर, और ये 3। ये रूल होता है, जब व्हेन 3 इक्वल वेक्टर ये आ जाए 120 डिग्री के एंगल पे, तो भी रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0, और रिजल्टेंट 0 हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा नॉन पोलर। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? तो बेटा ये तो नॉन पोलर। दूसरा आपकी कुछ मैं चेंज कर देता हूं, AlCl2F कर दिया। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे ये एल्यूमिनियम है, ये एक फ्लोरीन है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, ये दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ आएगा। ये क्लोरीन का रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, मैं मान लो RCl, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ क्लोरीन। और ये फ्लोरीन है बेटा, इसका अलग वेक्टर आएगा, क्लोरीन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है।
तो क्या ये वेक्टर अब इक्वल वेक्टर नहीं आ रहे हैं, तो ये कैंसिल नहीं। भाई यहाँ पे भी मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कैसे कैंसिल हो रहा था। इन दोनों का ना एक वेक्टर यहाँ आता है, ये वेक्टर इस वेक्टर के इक्वल होता है और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और इन दोनों का ये वेक्टर आएगा, बट ये तो फ्लोरीन है ना, तो ये एक अलग वेक्टर है, तो ये इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट होगा नॉट जीरो, रिजल्टेंट होगा नॉट जीरो, और मॉलिक्यूल हो जाएगा पोलर। फिर से अब मैं आपसे वही बोलना चाहूंगा, सुनिए, क्यों इतनी मेहनत करोगे, आपको क्या पता चल रहा है, देखिए कि प्लेनर ट्रायंगुलर में भी अगर तीनों टर्मिनल एटम सेम हैं, बस इतना देखो, तीनों ठीक हो भैया, होश में हो सब लोग। चलिए, प्लेनर ट्रायंगुलर में भी तीनों एटम सेम हैं, तो रिजल्टेंट इसका क्या हो जाएगा, जीरो। आंसर क्या आ जाएगा, नॉन पोलर। और अगर एक भी एटम डिफरेंट है या तीनों डिफरेंट है, तो आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, पोलर। तो यहां आ जाएगा नॉन पोलर और यहां आ जाएगा पोलर। तो सीधे मैं लिखे दे रहा हूं रूल नंबर 2, प्लेनर ट्रायंगुलर ऑल टर्मिनल एटम सेम, तो आंसर आ जाएगा नॉन पोलर, डाइपोल मोमेंट जीरो। और दूसरा, टर्मिनल एटम डिफरेंट, तो आंसर हो जाएगा पोलर, डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो। ठीक है, सेम इसी तरह से बेटा अगर आप टेट्राहेड्रल की बात करेंगे उसमें भी यही रूल लगेगा। रूल नंबर 3, टेट्राहेड्रल, फिर से वही, ऑल टर्मिनल एटम सेम, तो आंसर आ जाएगा नॉन पोलर, टर्मिनल एटम डिफरेंट, तो आंसर आ जाएगा पोलर। ठीक है, जब जब नॉन पोलर होगा डाइपोल मोमेंट जीरो होता जाएगा। अब आज बात कर रहे हैं बेटा हम लोग ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल की, ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। ठीक है बेटा, देखो ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल में सुनिए ध्यान से, मैंने आपको बताया था बेंस रूल, यहाँ हम लोग को ना बेंस रूल कुछ जगह पे यूज करना पड़ सकता है। देखो सुनो ध्यान से बेटा, पहला इसमें केस ले रहे हैं, जैसे ये देखिए PCl5, PCl5 सारे टर्मिनल एटम सेम हैं, इसमें एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे लगाएंगे और ये तीन को प्लेन पे लगाएंगे। देखो बच्चों, एक ये वेक्टर एक ये वेक्टर, ये दो इक्वल वेक्टर 180 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं। ये रूल होता है जब दो इक्वल वेक्टर 180 डिग्री के एंगल पे आते हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और ये तीन इक्वल वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं, जब तीन इक्वल वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे आते हैं तो भी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर जीरो हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट जीरो, तो आंसर हो जाएगा नॉन पोलर। मगर इसमें आपको देखना पड़ेगा बेटा, सुनो ध्यान से, ये मैं आपको बता चुका हूँ एक बार, इसमें फिर से बता रहा हूँ हल्का सा। बेंस रूल ये कहता है कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो ज़्यादा एस करेक्टर लेगा और उसको वहाँ लगाना चाहिए जिसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। बस ये याद रखिए अभी के लिए, बाकी का मैं डिटेल में पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब सुनिए, ज़्यादा हमें क्या देखना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को वहाँ लगाया जाएगा जहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो। ठीक है, अगर लोन पेयर आएगा तो लोन पेयर को वहां लगाया जाएगा जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा हो, क्योंकि वो एस करेक्टर लेगा। मैं बता दे रहा हूं, बेंस रूल में ऑर्डर ऑफ एस करेक्टर सबसे ज्यादा लेता है लोन पेयर, उसके बाद है पाई बॉन्ड और उसके बाद है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, अब मैं इसका यूज करने जा रहा हूं, सुनिए। यहाँ पे अगर अगर आपको ये दे दिया जाए PCl4F, सुनिए ध्यान से, ठीक, तो यहाँ क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये जो ऊपर और नीचे वाली पोजीशन इन्हें एक्सियल पोजीशन कहते हैं। इनमें बॉन्ड एंगल कितना आता है, इसमें बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री का। ये जो अंदर वाली तीनों पोजीशन है इनको इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं।
इनमें बॉन्ड एंगल कितना है, इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है। तो अंदर वाली पोजीशन पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, ऊपर और नीचे वाली पोजीशन पे बॉन्ड एंगल कम है। यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसको वहाँ अरेंज किया जाएगा जहाँ पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। तो पहले 3 क्लोरीन को चुपचाप 3 क्लोरीन को 120 पे लगा दीजिए, ठीक है। अब जो बची है पोजीशन वहीं पे तो लगाओगे, समझ में आ रहा है। तो अब बचा क्या क्या तुम्हारे पास, एक क्लोरीन बचा है और एक फ्लोरीन बचा है। तो चलो एक क्लोरीन लगा दो और एक फ्लोरीन लगा दो। अब रिजल्टेंट वेक्टर हमें निकालना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, ये 3 क्लोरीन 120 पे आ रहे हैं। अभी बताया था जब 3 इक्वल वेक्टर 120 डिग्री के एंगल पे आएंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये रिजल्टेंट इनका जीरो। अब देखो बेटा, ये क्लोरीन है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका छोटा वेक्टर आएगा। ये फ्लोरीन है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर जीरो नहीं होगा, तो डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, पोलर आंसर आ जाएगा, समझे। ये अगला केस है, तो यहाँ आपको करके देखना पड़ेगा इस केस में। नेक्स्ट देखिए सी, एक एक फ्लोरीन बढ़ा रहे हैं या जो भी आइटम आपको दिया हो, रूल आप वही लगाएंगे। यहाँ पे भी बेंड्स रूल आपको लगाना पड़ेगा कि क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को वहाँ लगा दिया जाएगा जहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, इक्विटोरियल पोजीशन पे बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, एक्सियल पोजीशन पे बॉन्ड एंगल कम है। तो यहाँ पे देखिए तीनों क्लोरीन को हम लोग 1 2 3 तीनों क्लोरीन को हमने यहाँ पे लगा दिया। ये देखिए 3 इक्वल वेक्टर जब 120 डिग्री के एंगल पे आते हैं तो इनका रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। और ये 2 फ्लोरीन को यहाँ लगा दिया, 2 इक्वल वेक्टर जब 180 डिग्री के एंगल पे आते हैं तो उनका भी रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। तो इनको भी यहाँ पे लगा दिया हमने, ठीक है। सारा का सारा कैंसिल हो गया, तो डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। रिजल्टेंट क्या आ रहा है, जीरो। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए एक और मैं बढ़ा रहा हूँ धीरे, यहाँ पे आ जाएगा PCl2F3। देखो बच्चों, अभी भी आपको बेंड्स रूल यूज करते सीधे चले जाइए। पहले क्लोरीन के आप आपके कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो चुपचाप क्लोरीन को आप इक्विटोरियल पोजीशन पे लगा देंगे, समझे। तो पहले आप क्लोरीन को इक्विटोरियल पोजीशन पे लगा दीजिए। अब जो एटम बचे हैं उनको बची हुई पोजीशन पे लगा दीजिए, ठीक है। अब देखो बच्चों कि ये 2 वेक्टर एक 180 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं, ये पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। मगर क्या ये तीनों वेक्टर कैंसिल होंगे, बताइए। क्या ये तीनों सेम वेक्टर आ रहे हैं, नहीं सेम आ रहे हैं, तो ये कैंसिल नहीं होंगे। तो यहाँ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जीरो नहीं होगा, आंसर बना रहेगा इसका पोलर। इसके बाद देख लीजिए PClF4, ठीक है। मैंने क्या बताया, आप किसको देखोगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को देखोगे। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ये कहाँ लगाना है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, बची हुई पोजीशन पे बचे हुए आइटम लगा दीजिएगा। ये देखिए बचे हुए आइटम्स हमने लगा दिए हैं बची हुई पोजीशन पे, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये 2 वेक्टर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल वेक्टर जब 180 डिग्री के एंगल पे आ जाते हैं तो रिजल्टेंट इनका जीरो हो जाएगा। और ये 3 वेक्टर देखिए ये कभी कैंसिल नहीं होंगे आपस में, क्योंकि ये सेम नहीं है, समझे। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो और रिजल्टेंट नॉट जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा, पोलर। यहाँ पे आंसर आ जाएगा पोलर। तो इस केस में ऐसे हम लोगों को बेंड्स रूल का यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा सारे केसेस को, यहाँ अपने आप नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला देखने जा रहे हैं, जब क्या हो गया ये 5 सिग्मा 6 सिग्मा 6 सिग्मा के केस में क्या होगा, वो सिंपल केस है बेटा, सारे बॉन्ड एंगल सेम होते हैं, स्क्वायर पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा, अंदर सारे सारे 90 डिग्री एंगल है। तो वहाँ पे सेम जनरल रूल लगेगा जो अभी बताया मैंने। अगर सारे टर्मिनल एटम सेम होंगे तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, टर्मिनल एटम डिफरेंट होंगे वो आपको देखना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका आएगा। तो एक केस में पोलर आ जाएगा, एक में आपका नॉन पोलर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको नोट कर लीजिए।